देखिए 13 अप्रैल 2010 के दिन कैथे पैसिफिक फ्लाइट 780 हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ आगे बढ़ रही थी। लेकिन तभी प्लेन का वार्निंग सिस्टम पायलट्स को बताता है कि इंजन 2 में कुछ प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई है। जल्द ही ये इंजन पूरी तरह बंद हो जाता है, लेकिन सभी चेक्स करने के बाद वो कहीं समझ नहीं पा रहे थे कि गड़बड़ी क्या है। कुछ वक्त बाद प्लेन का दूसरा इंजन यानी इंजन 1 भी इस तरह की वार्निंग्स शो कर रहा होता है, लेकिन पायलट्स जानते नहीं थे कि प्रॉब्लम इंजन्स में नहीं बल्कि फ्यूल टैंक में थी। आपको क्या लगता है, दोनों इंजन लूज करने के बाद पायलट्स इस सिचुएशन को हैंडल कर पाए होंगे? क्योंकि अभी भी ये फ्लाइट एयरपोर्ट से लगभग 45 मील दूर है। क्या लगता है आपको क्या हुआ होगा? जानने के लिए चलते हैं उसी फ्लाइट में। देखिए कैथे पैसिफिक की फ्लाइट 780 का प्लेन इंडोनेशिया के सराबाया एयरपोर्ट से टेक ऑफ करके हांगकांग में लैंड करने को था, लेकिन सराबाया एयरपोर्ट पर निकलने से पहले उन्हें फ्यूलिंग करनी थी और यहीं पर सारी गड़बड़ शुरू हुई। दरअसल इस इंसिडेंट से करीब 9 साल पहले सराबाया एयरपोर्ट पर 10 एक्स्ट्रा एयरपोर्ट स्टैंड्स बनाने का प्लान अप्रूव किया गया था, जिसमें से स्टैंड नंबर 10 से 5 तो उसी वक्त कंप्लीट कर दिए गए थे और स्टैंड नंबर 4 से 1 को बाद में बनाया जाना था। इन स्टैंड्स में जो एक खास बात थी वो ये थी कि इन्हीं के नीचे फ्यूल हाइड्रेंट्स लगा दिए गए थे, जो कि एक अंडरग्राउंड फ्यूल टैंक से कनेक्टेड थे। इसका फायदा ये था कि अब यहाँ खड़े प्लेन्स को फ्यूल करने के लिए फ्यूल ट्रक्स का सहारा नहीं लेना पड़ता था, बल्कि डायरेक्टली टैंक से ही फ्यूल प्लेन में डाला जा सकता था। लेकिन प्लेन की फ्यूलिंग की प्रोसेस में कुछ खास बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंटेमिनेशन। कई बार ऐसा होता है कि किसी न किसी वजह से फ्यूल के साथ पानी भी मिक्स हो जाता है। पानी के मौजूद होने से फ्यूल के अंदर उसी तरह का एल्गे जमा हो जाता है जो हम किसी तालाब या फिर स्विमिंग पूल में देखते हैं। अब इसी वजह से प्लेन के अंदर फ्यूल भरने से पहले कुछ फिल्टर्स लगाए जाते हैं, जिससे कि पानी फिल्टर हो जाए। इन फिल्टर्स के अंदर सुपर अब्सॉर्बेंट पॉलीमर्स या फिर SAP पार्टिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके थ्रू जब फ्यूल पास होता है तो ये वाटर पार्टिकल्स को अपने साथ अटैच करके अब्सॉर्ब कर लेते हैं, ठीक उसी तरह जैसे कि एक डायपर में होता है। अब 2010 में सराबाया एयरपोर्ट ने वो बाकी के एयरपोर्ट स्टैंड्स कंप्लीट करने का फैसला लिया। इसी बीच मौसम काफी खराब हो जाता है और लगातार बारिश हो रही थी। क्योंकि सभी स्टैंड्स के पाइप्स आपस में कनेक्टेड थे, तो इस बीच में सभी पाइप्स को बंद कर दिया गया था और काम चालू था। इसके अलावा सराबाया एयरपोर्ट समंदर के पास भी था और यहाँ पर एक रेगुलेटिंग पूल बनाया गया था, जिससे कि एयरपोर्ट के आसपास वाटर लेवल्स को कंट्रोल किया जा सकता था। ये पूल इन स्टैंड से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर था और इसमें समंदर का खारा पानी भरा रहता था। इस मौसम में काम करने के कारण वर्क साइट पर भी पूल के ओवरफ्लो करने से सॉल्ट वाटर या खारा पानी भर गया था और जब काम पूरा हुआ ना, तो फ्यूलिंग कंपनी पर्टोमीना ने फ्यूल पाइप्स को यूज करने से पहले उन्हें अच्छी तरह से फ्लश करने की भी कोशिश की थी। इसके बाद इंडोनेशियन सिविल एविएशन अथॉरिटी को आकर इन पाइप्स को फाइनल इंस्पेक्शन करना था, जो कि अभी बाकी था। लेकिन इसके बावजूद भी इन पाइप्स को वापस यूज किया जाने लगा था। कोई भी इस बारे में अवेयर नहीं था कि इस बीच काफी सारा सॉल्ट वाटर उस सिस्टम में एंटर कर चुका था, जो कि आने वाले समय में इस एक्सीडेंट का सहारा बनने वाला था। 12 अप्रैल के दिन कैथे पैसिफिक की ही एक दूसरी फ्लाइट ने स्टैंड नंबर 6 से फ्यूल लेकर उड़ान भरी थी और डिपार्चर के बाद क्रू ने फ्लाइट के दौरान अपने इंजन में कुछ गड़बड़ी भी महसूस की थी। उन्हें इंजन द्वारा वार्निंग थ्रो की जा रही थी, लेकिन इंजन अच्छे से काम कर रहे थे। अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचकर फ्लाइट पायलट्स ने यह प्रॉब्लम रिपोर्ट की और मेंटेनेंस इंजीनियर्स ने उसे चेक किया और प्लेन के फ्यूल मीटरिंग यूनिट्स को बदल दिया गया, जिसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आई और किसी ने भी इस प्रॉब्लम को एयरपोर्ट के साथ एसोसिएट नहीं किया। लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि अगले ही दिन यानी 13 अप्रैल 2010 के दिन कैथे पैसिफिक की फ्लाइट 780 इंडोनेशिया से हांगकांग के लिए फ्लाइट करने वाली थी और इसके पायलट्स इतने लकी नहीं थे। प्लेन को काफी एक्सपीरियंस्ड पायलट्स द्वारा उड़ाया जा रहा था। प्लेन के 35 साल की उम्र के यंग कैप्टन के पास ऑलरेडी 7700 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, जिसमें से 2600 घंटे उन्होंने इसी तरह के एयरबस A330 एयरप्लेन में बिताए थे जो वो फ्लाई करने वाले थे। प्लेन के फर्स्ट ऑफिसर के पास भी 4000 फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस था, जिन्होंने 1171 घंटे एयरबस A330 पर बिताए थे। टेक ऑफ से पहले जब फ्यूल की क्वालिटी चेक के लिए सैंपल को इंस्पेक्ट किया जा रहा था, तो कैप्टन खुद वहां पर मौजूद थे और जब इसे इंस्पेक्ट किया गया तो उसमें कोई कंटेमिनेशन नहीं मिली। इसके बाद इसकी फ्यूलिंग शुरू हो जाती है और कैप्टन दूसरे कामों में बिजी हो गए। फ्यूलिंग के दौरान फ्यूलर ने पाइप्स में एक अजीब सी वाइब्रेशन नोटिस की
लेकिन उसे लगा कि ये एयर बबल्स के कारण है। उसने फ्यूलिंग को रोक दिया और कुछ सेकंड्स बाद फिर शुरू किया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन कुछ वक्त बाद दोबारा यही प्रॉब्लम आने लगी, जिस वजह से फ्यूलिंग की प्रोसेस के दौरान कई बार उसे रोका गया। लेकिन उसे लगा था कि ये प्रॉब्लम एयर बबल्स के कारण आ रही है, लेकिन प्रॉब्लम कुछ और ही थी। इस बात का इंडिकेशन उसे तब भी मिल गया था जब उसने देखा कि फ्यूल फिल्टर का डिफरेंशियल प्रेशर बढ़ गया है, जो इंडिकेट करता था कि एसएपी पार्टिकल्स अपनी मैक्स कैपेसिटी पर हैं। फ्यूलर ने इसे नोट करते हुए अपनी लॉग बुक में लिख दिया कि उन्हें जल्द ही फ्यूल फिल्टर्स को रिप्लेस करना पड़ेगा, लेकिन उसे लगा कि अभी के लिए फिल्टर्स काम कर रहे थे। दरअसल हुआ यूं था कि फ्यूल फिल्टर्स के अंदर जो एसएपी पार्टिकल्स लगे थे उन्हें नॉर्मल वाटर पार्टिकल्स अब्सॉर्ब करने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन फ्यूल के अंदर सॉल्ट वाटर मौजूद था, तो इस वजह से एसएपी के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स की जगह ये सॉल्ट पार्टिकल्स अटैच होने लगे और पानी फ्यूल के साथ मिक्स होकर टैंक में जाने लगा। कुछ वक्त बाद फ्यूल के अंदर का प्रेशर बढ़ने से बहुत से एसएपी पार्टिकल्स भी फ्यूल के साथ एयरक्राफ्ट के टैंक में जाने लगे और इन्हीं की वजह से पाइप्स में वो वाइब्रेशंस नोटिस की गई थी। अब यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम इसलिए भी थी क्योंकि अगर सिर्फ पानी ही फ्यूल के साथ एयरक्राफ्ट में जाता तो एयरक्राफ्ट के इंजन्स के अंदर भी कुछ इस तरह के फिल्टर्स लगाए गए थे जो कि 10 से 40 माइक्रोमीटर्स के सभी पार्टिकल्स को कैप्चर कर सकते थे। लेकिन एसएपी पार्टिकल्स का साइज इससे भी छोटा होता था और इसी वजह से उनके इंजन्स के अंदर एंटर करने की पॉसिबिलिटी 100% थी, क्योंकि ये एक रूटीन फ्लाइट थी जिसमें वो कोई वेदर या दूसरी वजहों से कोई प्रॉब्लम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। इस वजह से प्लेन उड़ाने की जिम्मेदारी फर्स्ट ऑफिसर को दी गई और कैप्टन का काम बस फ्लाइट को मॉनिटर करने का था। सुबह के 8:24 पर फ्लाइट ने एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया और 1100 फीट की ऊंचाई पर आकर फर्स्ट ऑफिसर ने ऑटो पायलट ऑन कर दिया। अभी तक सब कुछ सही चल रहा था और ये एक रूटीन फ्लाइट ही लग रही थी, लेकिन फ्यूल सिस्टम के अंदर एसएपी पार्टिकल्स अपना असर दिखाना शुरू कर चुके थे। पायलट्स ने नोटिस किया कि इंजन 2 के इंजन प्रेशर रेशियो या फिर ईपीआर में कुछ फ्लक्चुएशंस आने लगी है और ये इंजन 1 में भी ऐसा ही कुछ हो रहा था, लेकिन उतना ज्यादा नहीं। अभी तक उनके वार्निंग सिस्टम में कोई वार्निंग नहीं आई थी, इसलिए वो जानते थे कि इंजन्स अभी भी सही काम कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने फ्लाइट कंटिन्यू करने का फैसला लिया और लैंड करने के बाद इसे मेंटेनेंस टीम को रिपोर्ट करने का सोचा। फ्लाइट के टेक ऑफ करने के 35 मिनट बाद वो 39,000 फीट की ऊंचाई पर थे जब उन्हें पहली वार्निंग मिलती है। वार्निंग में लिखा हुआ था कि इंजन 2 में कोई फॉल्ट हुआ है और वो काफी स्लो रिस्पॉन्स दे रहा है, लेकिन वार्निंग में पायलट्स के लिए कोई इंस्ट्रक्शन नहीं था जो कि जनरली किसी सीरियस वार्निंग के साथ होता है। इसलिए उन्होंने एक सैटेलाइट फोन के जरिए अपनी मेंटेनेंस कंट्रोल टीम को फोन किया और इस प्रॉब्लम के बारे में बताया। दूसरी तरफ बैठे इंजीनियर्स ने प्लेन के इंजन्स को रिमोटली ऑब्जर्व करना शुरू किया और सभी इंजन पैरामीटर्स से यही बता रहे थे कि अभी भी इंजन सही काम कर रहे हैं और उसमें कोई भी फॉल्ट नहीं। उन्होंने पायलट्स को फ्लाइट कंटिन्यू करने की एडवाइस दी। अब टेक ऑफ के 1 घंटे और 15 मिनट बाद प्लेन जो है मलेशियन एयर स्पेस में एंटर करता है, जहां वो उसकी ऊंचाई को 39,000 फीट से घटाकर 38,000 फीट कर देते हैं और फिर एक बार वार्निंग सिस्टम में एक वार्निंग और आती है। इस बार इंजन 2 के फॉल्ट के साथ ये भी लिखा होता है कि प्लेन के थ्रस्ट को चेंज करने से बचा जाए। एक बार फिर कैप्टन द्वारा मेंटेनेंस इंजीनियर्स को कॉल किया जाता है। इस बार एक दूसरा इंजीनियर कॉल पर होता है और वो भी इंजन के पैरामीटर्स को चेक करके उन्हें फ्लाइट कंटिन्यू करने की सलाह देता है। इसके 1.5 घंटे बाद यानी तकरीबन 12:55 पर फ्लाइट हांगकांग के एयर स्पेस में एंटर कर जाती है और उन्हें 23,000 फीट पर फ्लाई करने के लिए क्लियर कर दिया जाता है। 1:19 जब वो 38,000 फीट की ऊंचाई से 23,000 फीट तक डिसेंड कर रहे होते हैं, तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई पड़ती है और कॉकपिट में भी ओजोन की स्पिल फैल जाती है। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कहीं कुछ चल रहा है और अभी वार्निंग सिस्टम उन्हें बताता है कि इंजन 2 पूरी तरह से फेल कर गया है। इसका मतलब था कि प्लेन अब सिर्फ एक ही इंजन के भरोसे था, लेकिन अब इंजन 1 में भी वही इनिशियल वार्निंग्स आने लगती हैं जो कुछ समय पहले इंजन 2 को लेकर आ रही थी। इंजन 1 अब स्लोली रिस्पॉन्ड कर रहा था। कैप्टन ने अब प्लेन की कमान अपने हाथ में ले ली और सिंगल इंजन के साथ प्लेन उड़ाने के लिए उन्होंने इंजन के थ्रस्ट को 75% पर कर दिया, लेकिन इंजन ने सिर्फ उसे 57% तक ही बढ़ाया और उसके बाद उसमें भी एक बड़ा ड्रॉप आया और वो 37% गिर गया। पायलट्स जानते थे कि अब वो एक सीरियस प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं। पायलट ने हांगकांग के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कॉल किया और उन्हें अपनी सिचुएशन के बारे में बताया।
इस समय पैसेंजर्स की जान को कोई खतरा नहीं था, लेकिन अब हांगकांग एटीसी ने प्रायोरिटी बेसिस पर इस फ्लाइट को रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया। साथ ही कैप्टन ने केबिन क्रू को भी कॉल किया और उन्हें लैंडिंग के लिए तैयार रहने के लिए कहा। इसके बाद कैप्टन ने पैसेंजर्स को लैंडिंग के बारे में इन्फॉर्म किया। 1:30 बजे जब प्लेन एयरपोर्ट से 45 मील की दूरी पर था, तब उसे 8000 फीट की ऊंचाई तक आना था, जिसके लिए एक बार फिर से कैप्टन ने इंजन 1 के थ्रस्ट को इंक्रीज किया और अब वार्निंग सिस्टम ने इंजन 1 को लेकर भी वार्निंग जारी कर दी। अब दोनों इंजन्स बंद हो चुके थे। इस वक्त प्लेन 8000 फीट की ऊंचाई पर था, 295 नॉट्स की स्पीड से आगे बढ़ रहा था और अगर बिना इंजन स्टार्ट किए प्लेन को गाइड करने दिया जाता तो वो सिर्फ 36 मील तक ही ट्रैवल कर सकता था, जबकि उन्हें 45 मील तक जाना था। कैप्टन ने एटीसी को अपनी सिचुएशन के बारे में इन्फॉर्म किया और साथ ही प्लेन के ऑटो पायलट को डिस्कनेक्ट करके प्लेन को मैनुअली फ्लाई करना शुरू कर दिया। पायलट ने प्लेन की नोज को भी ऊपर की तरफ पॉइंट कर दिया, जिससे प्लेन अब ऊपर की तरफ क्लाइंब करने लगा। इसके 2 फायदे थे। अब प्लेन अगर ज्यादा ऊंचाई से नीचे की तरफ आएगा तो वो ज्यादा डिस्टेंस भी कवर कर पाएगा, और दूसरा ये कि प्लेन के ऊपर क्लाइंब करने के कारण उसकी स्पीड भी कम हो जाएगी, जो उस वक्त करीब 202 नॉट्स थी। खैर, दोनों पायलट्स इंजन्स को किसी तरह रीस्टार्ट करने की भी कोशिश में भी लगे हुए थे। कुछ समय बाद वो बादलों से बाहर आते हैं और अब उन्हें एयरपोर्ट क्लियरली दिख रहा था। इसके बाद इंजन नंबर 1 ने भी रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया और उसका थ्रस्ट 74% तक भी पहुंच गया। ये अच्छी न्यूज थी, क्योंकि इसका मतलब था कि अब वो सेफली एयरपोर्ट तक का डिस्टेंस कवर कर पाएंगे। एटीसी ने जल्द ही रनवे नंबर 7 को उनके लिए क्लियर कर दिया, लेकिन इस बीच उन्हें कई और वार्निंग मैसेजेस मिलने लगे। ये मैसेजेस इंजन से रिलेटेड नहीं थे, इसलिए पायलट्स इन्हें इग्नोर करते रहे। 1:42 पर एयरक्राफ्ट 5600 फीट की ऊंचाई पर था और उसकी स्पीड 219 नॉट्स थी, और इसी वक्त वो एयरपोर्ट से सिर्फ 9 मील दूर थे। इसलिए कैप्टन ने अब इंजन 1 के थ्रस्ट को कम करना शुरू कर दिया। यहाँ एक दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो गई, क्योंकि इंजन ने रिस्पॉन्ड नहीं किया और थ्रस्ट इस समय 74% पर था। अब उनके लिए परेशानी ये थी कि वो अब बहुत तेजी से एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहे थे। इसके बावजूद भी वो कैप्टन ने लैंड करने का फैसला लिया और पैसेंजर्स को अनाउंस करके बताया कि प्लेन में कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण उन्हें थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। कैप्टन ने लैंडिंग गियर को नीचे करके और प्लेन के फ्लैप्स को खोलकर स्पीड को कम करने की कोशिश की, लेकिन इंजन 1 अभी भी 70% थ्रस्ट प्रोड्यूस कर रहा था। अब जब एयरक्राफ्ट 732 फीट की ऊंचाई पर था, तब उसकी स्पीड 227 नॉट्स पर थी, जो कि रिक्वायर्ड स्पीड से डबल थी। जब प्लेन ने रनवे पर टच डाउन किया तो प्लेन के ऑटो ब्रेक्स को डिसेबल करके कैप्टन ने मैक्स मैनुअल ब्रेक्स अप्लाई की, लेकिन टच डाउन के वक्त स्पीड इतनी ज्यादा थी कि टायर्स के ग्राउंड को हिट करने के बाद प्लेन जंप करने लगा। इसी बीच इंजन नंबर 2 भी रनवे से टकरा गया और चिंगारियां उठनी शुरू हो गई। कुछ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अब रनवे पर प्लेन का पीछा कर रही थीं और रनवे खत्म होने से सिर्फ 300 मीटर पहले जाकर प्लेन पूरी तरह से रुका है। प्लेन के रुकने के बाद टायर्स में आग लग गई, जिस वजह से प्लेन की सभी इमरजेंसी एग्जिट्स को खोल दिया गया और पैसेंजर्स बाहर आने लगे। इसके बाद कैप्टन ने प्लेन के अंदर जाकर एक एक सीट को इंस्पेक्ट किया और जब वो श्योर हो गए कि सब पैसेंजर्स बाहर आ चुके हैं, तो फिर वो वहां से निकले हैं। इस लैंडिंग के लिए 2014 में फ्लाइट कैप्टन मैलकॉल्म वाटर्स और फर्स्ट ऑफिसर डेविड हियो को पोलरिस अवार्ड भी दिया गया, जो कि सिविल एविएशन में हाईएस्ट अवार्ड है। दोनों इंजन्स के फेल होने के बाद भी उन्होंने प्लेन में मौजूद सभी 309 पैसेंजर्स को सेफली लैंड करवाया, और जिन 63 पैसेंजर्स को इस दौरान हल्की फुल्की चोट भी आई, वो भी लैंडिंग के बाद इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकलने के दौरान आई थी। जब इस पूरे इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन हुई तो उन्हें इंजन्स में ये SAP पार्टिकल्स मिले और सरबया एयरपोर्ट के पूरे फ्यूल सिस्टम को तुरंत बंद करके क्लीन किया गया। इसके साथ साथ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने इंडोनेशियन अथॉरिटीज को इस ओवरसाइट के लिए क्रिटिक किया और एयरप्लेन के मैन्युफैक्चरर एयरबस को भी ये सजेशन दिया गया कि वो अपने वार्निंग सिस्टम्स में बदलाव करें और इस तरह की प्रॉब्लम के आने पर भी क्लियरली ये इंडिकेट करें कि फ्यूल टैंक के अंदर भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह दोस्तों इन दो पायलट्स की समझदारी से एक ऐसा एक्सीडेंट अवॉइड हो पाया जो शायद सैकड़ों लोगों की जान ले सकता था, और वक्त रहते सरबया एयरपोर्ट की फ्यूल प्रॉब्लम के बारे में भी पता चल गया। वरना मुमकिन था कि अगर ये प्लेन कहीं समंदर में लैंड कर जाता तो फ्यूल में SAP पार्टिकल्स की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में और भी ज्यादा वक्त लगता, जिस बीच कुछ और प्लेन्स भी क्रैश हो सकते थे। खैर, उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।